में देखा, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो कैबिनेट कमेटी थी या जो कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी, उसके द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एनडीटीवी का आर्टिकल है, इन बिग स्टेप टुवर्ड्स साइमल्टेनियस पोल कैबिनेट क्लियर वन नेशन वन इलेक्शन। यानी कि एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कंडक्ट करवाए जाने को लेकर के ये क्या है, मंजूरी दी गई है। हाल ही में जो मोदी 3.0 है या 3.0 है, यानी कि जो मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है ये, जिसके 100 दिन पूरे होने के बाद ये चीज़ निकल के आई है, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये चीज़ बताई कि इससे पहले भी क्या है 1951 से 1967 तक क्या है देश में एक साथ चुनाव होते रहे हैं। उसके बाद साल 1999 में लॉ कमीशन के द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ की सिफारिश की गई थी कि देश में क्या है एक साथ चुनाव कंडक्ट करवाए जाएं, जिससे होगा ये कि जो देश के विकास कार्य हैं वो क्या है लगातार चलते रहें, राइट। इस वीडियो के माध्यम से हम हर एक पहलू को समझने का प्रयास करेंगे, राइट। यानी कि अगर इस चुनाव में, यानी कि जो चुनाव आगे करवाए जाएंगे, अगर वो एक साथ करवाए जा रहे हैं तो उसमें क्या लाभ है और क्या हानि है, यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद अपना आप कंक्लूजन यहाँ पर दीजिएगा कि आप क्या मानते हैं इस चीज़ को लेकर के, राइट। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊँगा कि जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, यानी करीब 47 पार्टियों में से करीब 15 पार्टियां ऐसी थीं जिन्होंने इस कमेटी की जो सर्वे किया गया उसमें करीब 15 पार्टियों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो जिन पार्टियों ने इस प्रस्ताव को ठुकराया है उनके ठुकराए जाने के पीछे कारण क्या है, वो भी क्या है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग एक एक चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझें हम लोग तो जो पूर्व प्रेसिडेंट थे, यानी कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, यानी कि एक जो है हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, राइट। और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 14 मार्च 2024 को सबमिट की थी। इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 14 मार्च 2024 को इनके द्वारा क्या है ये रिपोर्ट सबमिट की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाई लेवल कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन वन नेशन वन इलेक्शन साइमल्टेनियस इलेक्शन कोर टू एस्पायरेशनल इंडिया। यानी कि जो भारत की आकांक्षाएं हैं उनको पूरी करने के लिए जो है ये कमेटी यहाँ पर अपनी रिपोर्ट साझा करती है। 191 डे तक क्या है इसमें रिसर्च और वर्क किया गया, और रिसर्च के बाद जो है यहाँ पर जो रिपोर्ट सौंपी गई, ये जो रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, ये 18,626 पेज की क्या है कंप्लीट रिपोर्ट थी, जो करंट प्रेसिडेंट है यानी द्रौपदी मुर्मू जी को क्या है ये सौंपी गई। अब सबसे पहले जो आपसे प्रश्न यहाँ बन सकता है वो ये बन सकता है कि इस कमेटी में, यानी कि जो ये हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, जिसका मैंने आपको बताया कि जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थे इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर और कौन कौन लोग शामिल थे, ज़रा उसको भी आप देखिए, क्योंकि इससे प्रश्न निश्चित तौर पर यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो देखिए, अदर मेंबर की बात करें तो यहाँ पर अमित शाह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन, यानी सहकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय भी क्या है इन्हीं के पास है। इसके अलावा श्री गुलाम नबी आज़ाद जो कि क्या है फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन थे, कहाँ के, राज्यसभा के, राइट। श्री NK सिंह, आप जानते होंगे कि जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, NK सिंह थे, तो NK सिंह भी क्या है यहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा बात करें तो सुभाष C कश्यप फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के, हरीश साल्वे जो कि क्या है एक सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी क्या है इस समिति में शामिल थे। संजय कोठारी फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर, यानी कि CVC थे फॉर्मर, जिनका नाम क्या था, संजय कोठारी। इसके अलावा बात की जाए तो श्री अर्जुन राम मेघवाल, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ये भी क्या है इसमें शामिल थे। और जो स्पेशल इन्वाइटी थे उसमें अर्जुन राम मेघवाल, और इसके अलावा डॉक्टर नितिन चंद्र वाज सेक्रेटरी ऑफ हाई लेवल कमेटी, राइट। तो ये क्या है मेंबर हैं, और इन नामों को आपको याद रखना भी जरूरी है क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपसे ये पूछे जा सकते हैं, राइट। अब अगर आप पूछें इसमें कि जो ये रिपोर्ट सौंपी गई है इसमें क्या बताया गया है, तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ये रिपोर्ट सौंपी गई इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कई ऐसे देश हैं जहाँ पर क्या है वन नेशन और वन इलेक्शन एक साथ कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो उनको स्टडी किया गया 191 दिन में, और स्टडी करने के बाद उनके क्या मतलब प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बाद ये क्या है रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी गई है, राइट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऐसे क्या हैं बहुत सारे देश हैं जहां पर लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव क्या है एक साथ देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग इस कमेटी की बात करें, यानी इस कमेटी के पूरे हाईलाइट की बात करें, इसमें क्या क्या सुझाव दिए गए हैं तो उसको भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए, कैबिनेट कमेटी रिकमेंडेशन ऑफ हाई लेवल कमेटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन, कैबिनेट एक्सेप्ट, जो कैबिनेट ने यहाँ पर एक्सेप्ट किए हैं हाई लेवल कमेटी के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे वो इस तरीके से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कहा गया कि जो भी इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे 2 फेज में, राइट। यानी कि आगे आने वाले टाइम पे साल 2029 से ये प्लान लागू करने का पूरा है, यानी कि होगा ये कि आने वाले शीतकालीन सत्र में
जो विंटर सेशन होगा उसमें ये बिल लाया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि सरकार इस समय अल्पमत में है, लेकिन अगर एनडीए की बात करें तो उसके पास क्या है, बहुमत देखने को यहाँ मिल जाता है। तो देखना ये होगा कि ये बिल पास हो पाता है या नहीं हो पाता है। फिलहाल हम इन चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर जो रिकमेंडेशन दी गई है इसमें इस कमेटी के द्वारा, उसमें ये कहा गया कि जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे वो 2 फेज में होंगे। पहले फेज में कंडक्ट लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन साइमल्टेनियसली, यानी कि जो लोकसभा के चुनाव हैं और जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव हैं वो क्या किए जाएँ, यहाँ पर एक साथ क्या कराए जाएँ, कंडक्ट करवाए जाएँ। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि जब ये सेकेंड फेज होगा, 2 फेज में कंडक्ट कराना है पूरे चुनाव को, सेकेंड फेज में कंडक्ट लोकल बॉडी इलेक्शन, पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, और इसके अलावा और भी जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शन, यानी कि फर्स्ट फेज इलेक्शन जब भी कंडक्ट करवाए जाएंगे उनके 100 दिन के अंदर ऐसा एक तरीका बनाया जाएगा, ऐसा एक फॉर्मूला बनाया जाएगा कि 100 दिन के अंदर ही क्या है, जो लोकल लेवल के इलेक्शन है इनको भी कंडक्ट करवाया जाए। और इसके अलावा कॉमन इलेक्ट्रल रोल फॉर ऑल इलेक्शन, और मतलब सभी के लिए क्या है, जो मतदाता पहचान पत्र है वो कॉमन बनाया जाए। विल इनिशिएट डिटेल्ड डिस्कशन थ्रू आउट द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूट एंड इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप, और एक ऐसा ग्रुप भी बनाया जाए जो इसको इम्प्लीमेंट कर सके। राइट, ये क्या है, इस कैबिनेट के दिए गए सुझाव हैं। और रिकमेंडेशन जो की गई है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा देखने को कि यहाँ पर ये पहली बार चीज़ें हुई हैं। 1951 से लेकर के 1967 तक क्या है, ये इलेक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली क्या है, हेल्ड किए गए थे। और इसको लेकर के लॉ कमीशन ने भी क्या है अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और ये कहा गया था कि इनको दोबारा से क्या करना चाहिए, एक साथ कंडक्ट करवाया जाना चाहिए। उसके पीछे कारण ये दिया गया था कि इससे होगा क्या कि कई सारी चीज़ें इसके प्रोज एंड कॉन्स देखने को यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन अगर हम लोग इस पूरे सिनेरियो की बात करें, यानी कि जो भी ये रिपोर्ट सौंपी गई है, तो इसमें जो अपोजिशन है, यानी कि अपोजिशन कहने का मतलब यहाँ पर है कि नॉट प्रोगैमेटिक और प्रैक्टिकल, 15 अपोजिशन पार्टीज रबीस वन नेशन वन इलेक्शन प्लान। कहने का मतलब ये है कि 47 पार्टियों का यहाँ पर सर्वे किया गया, 47 पार्टियों ने अपने अपने यहाँ पर मत दिए, जिनमें से 32 पार्टियाँ क्या है इसमें यहाँ पर शामिल हुई। 191 डे में जो ये रिपोर्ट तैयार की गई, इसमें 47 जो पॉलिटिकल पार्टियां थीं उन्होंने समिति के साथ अपने क्या है विचार साझा किए, और इसमें से 32 पार्टियों ने क्या है इस चीज़ पर सहमति जताई कि बिल्कुल क्या है इस वन नेशन और वन इलेक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन 15 पार्टियां ऐसी थीं, उन्होंने इस प्लान को अपनाने से या इसको मानने से कहा कि ये चीज़ सही नहीं है, और ये भी कहा गया कि यह इसको अगर अपनाया जाता है तो ये मूल संरचना का उल्लंघन होगा, और ये क्या है अलोकतांत्रिक ढांचे का, जो लोकतांत्रिक ढांचे को ये तोड़ने का काम करेंगी। इस तरीके से सिर्फ इसमें होगा ये कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो नेशनल पार्टियां हैं, उनका वर्चस्व बढ़ेगा, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इसमें विलुप्त होती हुई नजर आएंगी। राइट, अब सबसे बड़ा प्रश्न इसमें ये उठता है कि यहाँ पर दिक्कत क्या है। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी कि अगर कोई इसका समर्थन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और समर्थन नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। तो आइए हम जरा इस चीज़ को भी समझते हैं कि ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है और विपक्ष के द्वारा क्यों विरोध किया जा रहा है। सबसे पहले हम इसके फायदे की बात करते हैं कि बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। सबसे पहली चीज़ तो जिसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन से जो बार बार चुनाव में होने वाला खर्चा है वो कम होगा, और इससे जो देश का राजकोषीय बचत है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो उसके बाद जो भी कार्य किए जा रहे होते हैं, यानी जो विकास कार्य किए जा रहे होते हैं, तो वो भी क्या है यहाँ पर कम होंगे। राइट, यानी कि वो उनको भी क्या है बढ़ावा मिलेगा, और विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। इसके अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ देखने को मिलता है करप्शन का। राइट, और ऐसा कहा जाता है कि जब इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं तो चुनाव के दौरान काले धन का भरपूर उपयोग किया जाता है। तो एक चुनाव में जो समस्या होती है उससे भी क्या है ये छुटकारा मिल सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो इसमें होता क्या है कि जब भी इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर लगाया जाता है ड्यूटी के लिए। इसके अलावा जो पुलिस है या कई जगह मिलिट्री है उसको भी क्या है यहाँ से वहाँ रिलोकेट किया जाता है। स्कूल कॉलेज, इसके अलावा शिक्षक जो हैं उनकी मदद ली जाती है ताकि चुनाव को जो है पूरा संपूर्ण तरीके से इनको संपन्न कराया जा सके। तो इससे होगा क्या कि बार बार इन चीज़ों में दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। राइट, तो ये तो क्या है इसके फ़ायदे हैं। राइट, अब अगर हम लोग यहाँ पर उन चीज़ों को भी समझने का प्रयास करें कि इसके नुकसान क्या हैं, यानी कि इससे क्या बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, तो देखिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि भारत में राष्ट्रीय पार्टी जो हैं वो तो आप निश्चित तौर पर जानते होंगे, लेकिन बहुत सारी क्या है यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी भी हैं। लेकिन जब दोनों साइमल्टेनियस इलेक्शन कराए जाएंगे, यानी एक साथ इलेक्शन कराए जाएंगे, तो होगा क्या कि जो एक राष्ट्रीय पार्टी है वहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, और जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं जो क्षेत्रीय चीज़ों को लेकर के यानी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के चुनाव लड़ती हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर विलुप्त होने की कगार पे आएंगी, और धीरे धीरे हो सकता है कि इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए और जो बड़ी पार्टियां हैं वो आसानी से क्या है यहाँ पर चुनाव जीत जाएं। राइट, इसके अलावा देखा जाए तो चुनाव में रिजल्ट में देरी भी देखने को मिल सकती है। देरी देखने के पीछे कारण ये होगा कि देखिए कई बार क्या है पार्टियां ईवीएम की जो
विश्वसनीयता है उस पर सवाल उठाती हैं। तो अगर कहीं चुनाव कराने के लिए मतपत्र का इस्तेमाल किया जाता है या काउंटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे क्या दिक्कत देखने को मिलेगी कि ऐसे में चुनाव की स्थिति में गिनती करने में क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें समय लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि संसाधन इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। जब 140 करोड़ की आबादी यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा के लिए एक साथ वोटिंग करने जाएगी, तो उसमें निश्चित तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और जो वीवीपैट है, इनको खरीदने के लिए, इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए ही क्या है, पहले जो राजकोष है उसमें भार पड़ेगा, राइट। इसके अलावा और देखा जाए तो इस तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो यहाँ पर अभी मैं उनको डिस्कस नहीं कर पाया हूँ। तो इस पूरे इलेक्शन को लेकर के, यानी साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर के यहाँ पर जो चिंताएं हैं वो दोनों की जायज़ हैं, यानी कि जो इसके पक्ष में है और जो इसके विपक्ष में हैं। अब आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, यानी कि इनमें कैसे बैलेंस बनाया जाए, और अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड की जानी चाहिए, जिससे क्या हो कि ये जो चुनाव कंडक्ट कराए जा रहे हैं उससे क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उनका भी क्या है यहाँ पर हित ना मारा जाए, यानी कि वो भी क्या है अपना प्रॉपर वोट बैंक वहाँ पर ले सकें। तो अगर आपकी जो भी राय हो वो आप निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोशिश करिएगा कि वाकई चीज़ें क्या हों, लॉजिकल हों, राइट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।